शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सब रोज घंटों मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि इन पैसों से, इस कमाई से हम असल में खरीद क्या रहे हैं? क्या ये सिर्फ चीजें हैं या कुछ और? आज हम विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की बेहद प्रभावशाली किताब योर मनी और योर लाइफ के जरूरी विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो किताब है जिसने सच में अनगिनत लोगों को पैसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है, और इसका मूल विचार बहुत सरल है लेकिन क्रांतिकारी है। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं, ये आपकी जीवन ऊर्जा है। तो आज हम इसी सोच को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पैसा हमारी जिंदगी के घंटों का, हमारी ऊर्जा का, हमारी रचनात्मकता का प्रतीक है, और ये समझ हमें किस तरह की आज़ादी दे सकती है। चलिए इस किताब के विचारों की तह तक चलते हैं। अक्सर हम एक अनजाने से चक्र में फंसे होते हैं ना। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ और फिर ज्यादा खर्च करो, और फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे एक अंतहीन दौड़ो। वो गाड़ियों का शोर, ऑफिस की डेडलाइन, बढ़ते हुए बिल, शॉपिंग की कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट, ये सब उसी चक्र का हिस्सा लगता है जिसे किताब पैसे का जाल कहती है। ओके, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जाल इसलिए बनता है क्योंकि हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं या शायद भूल ही जाते हैं कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसके बदले में हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दे रहे हैं। ये सिर्फ वो 8 या 10 घंटे नहीं है जो हम ऑफिस में बिताते हैं, नहीं। इसमें वो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी शामिल है जो काम में लगती है। आने जाने का समय, काम का तनाव जो घर तक साथ आता है। किताब कहती है कि हम अनजाने में अपनी जीवन ऊर्जा लुटाते रहते हैं बिना ये हिसाब लगाए कि इसकी असली कीमत क्या है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हम सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, हम अपनी जिंदगी बेच रहे हैं घंटे दर घंटे। ऐसा हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और यहीं पर किताब एक बड़ा वैचारिक बदलाव लाती है। वो कहती है, पैसे को सिर्फ एक मुद्रा की तरह देखना बंद करें। इसे अपनी जीवन ऊर्जा के प्रतिनिधि के रूप में देखें। हर रुपया, हर डॉलर आपकी जिंदगी के उस सीमित समय और ऊर्जा का प्रतीक है जो आपने उसे कमाने में लगाया। सोचिए, वो सुबह की कॉफी सिर्फ 200 रुपए की नहीं, बल्कि शायद आपके जीवन के 15 मिनट की ऊर्जा है। क्या वो सौदा मंजूर है? यही सवाल इस किताब का दिल है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। जीवन ऊर्जा, ये शब्द ही कितना शक्तिशाली है। तो अगर हम पैसे को इस तरह देखने लगें तो इसका हमारे फैसलों पर क्या असर पड़ेगा, मतलब रोजमर्रा में? यहीं पर देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही आप पैसे को जीवन ऊर्जा के पैमाने पर देखने लगते हैं, आपका उसके साथ पूरा रिश्ता ही बदल जाता है। अब यह सिर्फ आय और व्यय का वो गणित नहीं रहता है। हर खर्च, हर निवेश एक चुनाव बन जाता है, एक सचेत चुनाव। आप पूछने लगते हैं, क्या ये चीज या अनुभव मेरी जीवन ऊर्जा के इतने हिस्से के बदले में मुझे वाकई वो संतुष्टि देगा जो मैं चाहती हूं? ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक सशक्तिकरण है। यह आपको एक उपभोक्ता से एक सचेत प्रबंधक बनाता है, अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी जीवन ऊर्जा का प्रबंधक। ठीक है, तो ये बदलाव आता कैसे है? मतलब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस सोच को उतारें कैसे? किताब क्या रास्ता सुझाती है? हाँ, किताब इसे एक यात्रा की तरह बताती है जिसके कुछ ठोस कदम हैं। और पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। पूरी तरह से ईमानदार होकर यह जानना कि आपकी जीवन ऊर्जा यानी आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। जागरूकता यानी अपने खर्चों का हिसाब रखना, जैसे बजट बनाना। कई लोग तो इसे बड़ा उबाऊ और मुश्किल काम मानते हैं। हाँ, हिसाब तो रखना है, लेकिन यह पारंपरिक बजटिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ नंबर ट्रैक करना नहीं है। किताब का सुझाव है कि आप अपनी हर एक पाई, हर एक रुपए का हिसाब रखें जो आपकी जिंदगी में आता है और जाता है। इसे सजा की तरह नहीं देखना है, बल्कि एक खोजी पत्रकार की तरह। आपका मिशन है ये पता लगाना कि आपकी जीवन ऊर्जा असल में किन धाराओं में बह रही है। इसके लिए नोटबुक, स्प्रेडशीट या कोई ऐप, जो भी सुविधाजनक लगे, इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में थोड़ा अजीब या मुश्किल लग सकता है, जैसे किसी घने जंगल में नक्शा लेकर उतरना, पर धीरे धीरे रास्ते साफ होने लगते हैं, आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हिसाब रखने से कुछ बदल जाएगा? मतलब मान लीजिए मुझे पता चल गया कि मैं कॉफी पर या बाहर खाने पर बहुत खर्च करती हूँ, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने जीवन के पैटर्न को समझना है।
ये पहला कदम है। जब आप हर खर्च को ट्रैक करते हैं तो किताब एक और दिलचस्प काम करने को कहती है। हर खर्च के लिए ये हिसाब लगाएं कि उसे कमाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे या मिनट देने पड़े। यानी अपनी वास्तविक प्रति घंटा आय, रियल आवरली वेज निकालें। ये सिर्फ आपकी सैलरी को घंटों से भाग देना नहीं है, नहीं। इसमें काम से जुड़े दूसरे खर्चे भी शामिल हैं, जैसे आना जाना, कपड़े, वो तनाव कम करने के लिए शायद कुछ और खर्चे, और समय, वो सब। जब आप देखते हैं कि उस फैंसी डिनर के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के मान लीजिए 5 घंटे काम करना पड़ा, तो सवाल उठता है, क्या वो वाकई इसके लायक था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हमारी जीवन ऊर्जा अनजाने में कहाँ जा रही है, कहाँ बह रही है। क्या वो छोटी छोटी रोज़ की खरीदारियां हैं जो जुड़कर बड़ी रकम बन जाती हैं? ये आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली तरीका है, बिना किसी दोषारोपण के, बस समझने के लिए। अच्छा, तो ये हिसाब किताब सिर्फ गणित नहीं बल्कि एक तरह का आत्मविश्लेषण है, ये देखना कि हम अपनी जिंदगी कहाँ लगा रहे हैं। ये वाकई गहरा है। तो जागरूकता के बाद अगला कदम क्या है, जब हमें पता चल जाए कि ऊर्जा कहाँ जा रही है? हाँ, तो जागरूकता के बाद आता है दूसरा कदम, सचेत खर्च, कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ जा रही है और उसकी असली कीमत क्या है, मतलब कितने घंटे लगे उसे कमाने में, तब आप ज्यादा सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं। सचेत खर्च, इसका मतलब क्या ये है कि हमें कंजूस बन जाना है, हर चीज के लिए मना करना है? क्या इससे जिंदगी का मजा कम नहीं हो जाएगा? ये सवाल शायद बहुत से लोगों के मन में आएगा। ये एक आम धारणा है, बिल्कुल, लेकिन किताब का नजरिया इससे अलग है। सचेत खर्च का मतलब कंजूसी या अभाव में जीना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने खर्चों को अपनी खुशी, अपने मूल्यों और अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ मिलाना, अलाइन करना। किताब कहती है, हर खर्च करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें, बस 3। पहला, क्या मुझे इस खर्च से मेरी लगाई गई जीवन ऊर्जा के बराबर संतुष्टि या खुशी मिली? दूसरा, क्या यह खर्च मेरे जीवन के मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? और तीसरा, अगर मुझे और कमाने की जरूरत न हो तो क्या तब भी मैं ये खर्च इसी तरह करूंगा? ये 3 सवाल, ये तो खर्च करने के पूरे अनुभव को ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। मतलब आवेग में या सिर्फ आदत के तौर पर खर्च करने के बजाय रुक कर सोचना, एक पॉज लेना। बिल्कुल। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, पूरी ईमानदारी से, तो उस खर्च में कोई बुराई नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो ये सोचने का मौका है कि क्या कोई और तरीका है जिससे वही जरूरत या ख्वाहिश कम जीवन ऊर्जा खर्च करके पूरी हो सकती है, या शायद वो खर्च करना जरूरी ही नहीं है। इस कदम की ताकत यह है कि ये आपको बाहरी दबावों से, जैसे विज्ञापन, सामाजिक उम्मीदें, उनसे मुक्त करता है और नियंत्रण वापस आपके हाथों में देता है। ये प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय चुनाव करने के बारे में है। आप पाते हैं कि कई चीजें जो हम आदतन खरीदते थे, वे असल में हमारी खुशी या लक्ष्यों में कोई योगदान नहीं करती। ये प्रक्रिया हमें जरूरत और इच्छा के बीच फर्क करना भी सिखाती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ट्रैक करो, फिर सोच समझ के खर्च करो। लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ पैसे बचाना ही मकसद है? ये बड़ा है। यही पर किताब तीसरे और सबसे रोमांचक कदम की बात करती है, क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना। क्रॉसओवर पॉइंट, ये क्या होता है? ये शब्द तो नया सा लग रहा है। देखिए, जैसे जैसे आप सचेत रूप से खर्च करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बची हुई जीवन ऊर्जा यानी पैसा, उसको समझदारी से निवेश करना शुरू करते हैं, आपकी संपत्ति बढ़ने लगती है। क्रॉसओवर पॉइंट वो जादुई क्षण है, वो बिंदु जब आपके निवेशों से होने वाली मासिक आमदनी, जैसे ब्याज, डिविडेंड, रेंटल इनकम वगैरह, आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाती है। किताब में इसे अक्सर एक ग्राफ से समझाया जाता है, जहां आपके खर्च की रेखा नीचे जा रही होती है या स्थिर रहती है और आपकी निवेश आय की रेखा धीरे धीरे ऊपर उठकर उसे पार कर जाती है। यही है वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा, यानी अब काम करने की जरूरत नहीं? जरूरी नहीं कि आप पान चम्मा छोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहती। आपकी बुनियादी जरूरतें आपकी संपत्ति से पूरी हो रही हैं, आपके निवेशों से। अब आप काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको वो पसंद है या आप दुनिया में कोई योगदान देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ बिल भरने के लिए। सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत की बात हो सकती है ना?
ये सक्रिय कमाई मतलब नौकरी या बिजनेस से जो कमाते हैं उस पर निर्भरता से हटकर निष्क्रिय आय यानी निवेशों से होने वाली आय की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो जरूरतों को पूरा करती है। ये क्रॉसओवर पॉइंट सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, पर आजकल की जो अनिश्चित आर्थिक स्थिति है, क्या ये वाकई ज्यादातर लोगों के लिए हासिल करना संभव है? इसमें कितना समय लग सकता है? ये सवाल जरूर मन में आता है। हाँ, ये एक जायज सवाल है और किताब ये दावा नहीं करती कि ये रातों रात हो जाएगा या ये सबके लिए आसान होगा। नहीं, इसमें समय लगता है, अनुशासन चाहिए और लगातार प्रयास लगता है। कितना समय लगेगा ये हर व्यक्ति की आय, खर्च, बचत दर और निवेश की रणनीति पर निर्भर करता है। ये सबके लिए अलग होगा। लेकिन किताब का तर्क ये है कि ये गणितीय रूप से संभव है अगर आप सिद्धांतों का पालन करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यात्रा खुद में फायदेमंद है। ये सफर ही इनाम है। जैसे जैसे आप अपनी जीवन ऊर्जा का नियंत्रण वापस लेते हैं, आपका जीवन बेहतर होता जाता है, भले ही आप क्रॉसओवर पॉइंट से अभी दूर हों। ये विचार आज के फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली आंदोलन के मूल सिद्धांतों से मिलता जुलता है। हाँ, लेकिन यहाँ जोर सिर्फ जल्दी रिटायर होने पर नहीं है, बल्कि जीवन ऊर्जा को समझने और जीवन को सार्थक बनाने पर ज्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस यात्रा पर चलता है, अपनी जीवन ऊर्जा को समझता है, सचेत खर्च करता है और शायद क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच भी जाता है, तो उसके बाद जीवन कैसा दिखता है? क्या होता है फिर? किताब इसके बारे में क्या कहती है? किताब इसे नया जीवन कहती है, एक नई शुरुआत। इसका परिणाम सिर्फ वित्तीय सुरक्षा नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। पैसा जो पहले शायद मालिक की तरह महसूस होता था या एक बोझ लगता था, अब एक सेवक बन जाता है, एक साधन, एक टूल जिसका इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से करते हैं। और इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकली? इसका मतलब है समय की आज़ादी। आपके पास उन चीज़ों के लिए समय और ऊर्जा होती है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। शायद वो परिवार और दोस्तों के साथ गहरा रिश्ता बनाना हो, अपनी रचनात्मकता को खोजना हो, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, संगीत बनाना, कुछ भी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो, समाज सेवा करनी हो या बस शांति से प्रकृति का आनंद लेना हो। ये वो जिंदगी है जिसे पैसा कमाने की दौड़ में अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कमा क्यों रहे थे। किताब में से कई उदाहरण हैं जहां लोग आर्थिक स्वतंत्रता पाकर डॉक्टर से कलाकार बन गए या कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर सामुदायिक काम करने लगे, अपनी मर्जी से। तो मतलब ये सिर्फ पैसे के बारे में है ही नहीं, ये अपनी जिंदगी को वापस पाने के बारे में है ना? बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? यही कि ये पिछले कदमों का असली मकसद यही है, सिर्फ दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा को उन गतिविधियों के लिए मुक्त करना जो आपको सच्ची खुशी और सार्थकता देती हैं। ये धन की परिभाषा को ही बदल देता है। धन का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, रिश्तों की गहराई, अपने समय पर नियंत्रण और मन की शांति भी है। यह पैसे के साथ एक ज्यादा स्वस्थ और समग्र रिश्ता बनाने का तरीका है। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है। पैसे को दुश्मन या मालिक समझने के बजाय उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक साधन समझना, एक मददगार। हाँ, और ये समझना कि ये पर्याप्त कितना होता है, इनफ। समाज हमें लगातार बताता है कि हमें और ज्यादा चाहिए, हमेशा और। लेकिन इस किताब हमें रुककर ये परिभाषित करने को कहती है कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है। जब आप जान जाते हैं कि आपको अपनी ज़रूरतों और सच्ची ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी जीवन ऊर्जा यानी पैसे की ज़रूरत है, तो आप उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। आपको पता होता है कि कब रुकना है या कब दिशा बदलनी है। अंत में इस किताब का स्थायी संदेश शायद यही है, असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितनी चीजें हैं, बल्कि इस बात से कि आपको अपनी शर्तों पर कितनी जिंदगी जीने को मिलती है। जैसा कि किताब कहती है, और मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, पैसे का उद्देश्य अपनी जिंदगी को वापस खरीदना है। ये एक मजबूत अनुस्मानक है कि पैसा अंत नहीं बल्कि साधन है, एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन जीने का साधन। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच पर आधारित एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पैसा सचमुच हमारी जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम इसे कमाने में लगाए गए हर घंटे पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को सिर्फ पैसों में कैसे माप सकते हैं? क्या ये काफ़ी है? क्या हमें इसे व्यापक रूप से नहीं देखना चाहिए? उस काम से हमें कौन से गैर वित्तीय रिटर्न मिल रहे हैं, जैसे नए कौशल सीखना, व्यक्तिगत विकास हो रहा है या नहीं,
काम से मिलने वाली संतुष्टि है या नहीं, या दुनिया में सकारात्मक योगदान दे पा रहे हैं या नहीं, क्या ये सारे रिटर्न हमारी लगाई गई जीवन ऊर्जा के लायक हैं? इन सवालों पर विचार करना पैसे और जीवन के साथ हमारे रिश्ते को शायद और भी गहरा कर सकता है।